नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। साथियों, हम इस पुस्तक से भाषा बिंदु को पढ़ रहे हैं और भाषा के अंतर्गत पढ़ेंगे आज मध्यकालीन आर्य भाषा। तो साथियों, चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए साथियों, देखते हैं आज के बिंदु को। मध्यकालीन आर्य भाषा, पाली जो भाषा है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे जिसको हम प्रथम प्राकृत कहते हैं। पाली का अर्थ है बुद्ध वचन, पा रखतीत बुद्ध इत पाली। होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। पाली ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई। त्रिपिटकों की संख्या 3 है: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से अशोक के पुत्र कुमार महेंद्र त्रिपिटकों के साथ लंका गए। वहां लंका नरेश ईस्वी 291 ईस्वी पूर्व के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह बद्ध हुआ। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। पाली भारत की प्रथम जो है देश भाषा कही जाती है। सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का यह संग्रह है। इस पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं जो निम्न हैं: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ हैं: खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान और इतबुल और सुत्तनिपात, विमान बत्थु, पेत बत्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निर्देश, पटी, संविदामग्ग, अबदान, बुद्ध दम्बस और चर्या पिटक। विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। विनय पिटक में निम्नलिखित ग्रंथ हैं: महावग्ग, चुल्लवग्ग, पाचित्य, पाराजिक और परिवार। अभिधम्म पिटक में चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया। शुद्ध पिटक के उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर ही वस्तुतः अभिधम्म पिटक का विकास हुआ। अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ हैं: धम्म, संगणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल, पन्नति, कथावस्तु, यमक और पट्ठान। पाली में त्रिपिटक साहित्य के अलावा अट्ठ कथा साहित्य, मिलिंदा पन्हो, दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथ भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन ग्रंथों के अनुशीलन से पता चलता है कि पाली का प्रचार न केवल उत्तरी भारत में था, अपितु कहाँ लंका, बर्मा, तिब्बत, चीन आदि देशों तक विस्तारित था। अब अट्ठ कथा साहित्य के प्रणेता आचार्य बुद्ध घोष बतलाए जाते हैं, जिनका समय ईसा की 5वीं सदी माना जाता है। बुद्ध घोष कृत विशुद्धि मग्ग या विशुद्ध मार्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं जो इस प्रकार हैं: कच्चान व्याकरण, मोगलान व्याकरण और सद्दनीति। कच्चान व्याकरण 7वीं सदी के रचयिता महाकच्चायन को माना जाता है। कालक्रम में यह सर्व प्राचीन पाली व्याकरण है। कच्चान व्याकरण को कच्चान गंध या सुसंधि कप भी कहा जाता है। कच्चायन व्याकरण में 4 कप: संधि कप, नाम कप, आख्यात कप तथा किविंदान कप। 23 परिच्छेद और इसमें 675 सूत्र हैं। मोगलान व्याकरण
के रचयिता मोगलान हैं। इन्होंने ही इस पर वृत्ति और पंचिका लिखी है। मोगलान श्रीलंका के अनुराधपुर के थूपाराम बिहार में रहते थे। वहाँ वे अपने समय के संगराज थे। मोगलान व्याकरण पाली व्याकरण में पूर्णता तथा गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। इस व्याकरण में 817 सूत्र हैं। सद्यनीति व्याकरण 1154 ईस्वी के रचयिता बर्मी भिक्षु अंगवंशदेव, ये अज्ञ पंडित तृतीय भी कहलाते थे। सद्यनीति व्याकरण 3 भाग, पदमाला, धातुमाला और सूत्रमाला, 27 अध्याय हैं, 1391 सूत्रों में निबद्ध है। विभिन्न विद्वानों द्वारा पाली शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित ढंग से बताई गई है। विद्वान और व्युत्पत्ति। आचार्य विदुशेखर ने पंक्ति, पत्ती, पट्टी, पल्ली और पाली का बताया है। मैक्स बालेसर ने पाटलिपुत्र या पाटली, पाली कह दिया, पाली। अब अग्रह चिन्ह लगाया। भिक्षु जगदीश काश्यप, पर्याय, पल्याय, पालियाय और पाली। भंडारकर वाकर नागल, प्राकृत, पाकट, पाक, पाउल और पाली। विश्वसिद्धार्थ पाठ, पाल, पाल्य और पाली। कौशाम्बी पाल और पाली। उदय नारायण तिवारी पा, ऋंग, ली और पाली। पाली भाषा के प्रदेश को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। विभिन्न विद्वान द्वारा वर्णित पाली भाषा प्रदेश निम्नांकित है। श्रीलंकाई बौद्ध तथा चार्लट्स मगध, वेस्टरगार्ड तथा स्टेन कोनो उज्जैनी या विंध्य प्रदेश, गिरशन व राहुल मगध, ओल्डेनबर्ग, कलिंग और डेविड कौशल, सुनीति कुमार चटर्जी मध्य प्रदेश की बोली, देवेंद्र नाथ शर्मा मथुरा के आसपास का भूभाग, उदय नारायण तिवारी मध्य प्रदेश मध्य देश की बोली। सर्वसम्मति से विद्वानों ने पाली भाषा का प्रदेश मध्य प्रदेश की बोली को स्वीकार किया। पाली की वर्ण संगठना या ध्वनियाँ। पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कात्यायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ होती हैं तथा मोगलान के अनुसार पाली में 43 ध्वनियाँ होती हैं। कात्यायन के अनुसार पाली में 8 स्वर 33 व्यंजन है और मोगलान के साथ 10 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। पाली में वर्णों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। हृस्व अ, ई, उ, ए और ओ, दीर्घ आ, ई, उ और ऐ और ओ। व्यंजन में का वर्ग में का, खा, गा, 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 चा, छा, जा, जा, या, टा, ठा, डा, डा, णा, ये सभी वर्गों के हैं। और ता वर्ग में ता, था, दा, दा, ना, पा वर्ग में पा, फा, बा, फा, मा, यारा, लावा, अंतस्थ और शा, शा, ये सा, हा और ये एक अलग चिन्ह है और अंग। पाली भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं। अनुस्वार पाली में स्वतंत्र ध्वनि है जिसे पाली व्याकरण ने निगृहीत नाम से अभिहित किया है। टर्नर के अनुसार पाली में वैदिकी की भांति ही संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों स्वराघात थी। गियर्शन तथा भोलानाथ तिवारी पाली में बलात्मक स्वराघात मानते हैं, जबकि जूल ब्लॉक किसी भी स्वराघात को नहीं स्वीकार करते। पाली में 3 लिंग, 3 वाच्य तथा 2 वचन, मतलब जो एक वचन और बहुवचन करके हैं 2 वचन का प्रयोग मिलता है। पाली में द्विवचन नहीं होता। पाली हलंत रहित 6 कारक, 8 लकार, 4 काल और 4 भाव
तथा 8 गण युक्त भाषा है। प्रथम प्राकृत पाली के अंतर्गत ही अभिलेखी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत भी आता है। इसके अधिकांश लेख शिला पर अंकित होने के कारण इसकी संज्ञा शिलालेखी प्राकृत हुई। प्राकृत द्वितीय प्राकृत। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। प्राकृत की व्युत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं जो निम्न है। प्राकृत प्राचीनतम जनभाषा है। प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है। नम साधु ने इसका निर्वचन करते हुए लिखा है प्राक पूर्वकृत प्राकृतम, अर्थात प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है पहले की बनी हुई। जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम प्राकृत है। नाम प्रकृते आगतम प्राकृतम। नामी साधु ने काव्यालंकार की टीका में लिखा है प्राकृते सकल जगज्जंतु नाम व्याकरण आदि मिरहनात् संस्कारा सहजो वचन व्यापारा प्रकृति प्रकृति तत्र भव सेव वा प्राकृतम, अर्थात सकल जगत के जंतुओं माने प्राणियों के व्याकरण आदि संस्कारों से रहित सहज वचन व्यापार को प्रकृति कहते हैं। उससे उत्पन्न अथवा वही प्राकृत है। वाक्यत्यराज तथा गौड़ बहु में लिखा है शैलाव इमं बाया विसंति इत्तो एणेति बायाव अणंति समुद्धम विणेति सायराव चिय जलाई, अर्थात जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है और वहीं से निकलता है, उसी प्रकार समस्त भाषाएं प्राकृत में ही प्रवेश करती हैं और प्राकृत से ही निकलती हैं। प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। इस मत की पुष्टि करने वाले विद्वान निम्न हैं। प्रकृतिया संस्कृतम तत्र भवम तत आगंतवा प्राकृतम, अर्थात प्रकृति या मूल प्रकृति या मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। यह हेमचंद कहते हैं। प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम प्राकृतमिच्यते, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है, उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं। प्राकृत सर्वस्य मार्कंडे कहते हैं। प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृत योनि, अर्थात प्राकृत की जननी संस्कृत है। प्राकृत संजीवनी वासुदेव कहते हैं। प्रकृते संस्कृतायास्तु विकृतिया प्राकृति मता, अतः संस्कृत की विकृति प्राकृत है। षड भाषा चंद्रिका लक्ष्मीधर। प्रकृते संस्कृतात् आगतम प्राकृतम, अर्थात प्रकृति संस्कृत से आगत प्राकृत है। यह सिंह देवमणि। अब प्रायः सभी विद्वानों ने से इस बात को स्वीकार लिया है कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्रों में विचार किया। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत तथा 7 गौण विभाषा की चर्चा की, जो अग्रांकित हैं। मुख्य प्राकृत और गौण विभाषा। मागधी गौण शाबरी, अवंतिजा गौण में जो विभाषा है आभीरी, प्राच्य चांडाली, सुरसेनी शौरसेनी सचरी, अर्धमागधी द्राविड़ी, बाहलिकी उदरचा और दाक्षिणात्य महाराष्ट्री बेनिचरी। तो ये सभी मुख्य प्राकृत हैं और ये सभी गौण विभाषाएं हैं। प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम बररुचि का आता है, जो 7वीं शती के हैं। इनके व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश है। इसमें 12 परिच्छेद हैं। बररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद माने हैं, जो निम्नांकित हैं। महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी, सौरसेनी। हेमचंद ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की है, जो निम्न है। आरशी, अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची और अभ्रंश। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्व्याश्रय काव्य की भी रचना की है। हेमचंद्र की
चूलिका पैसाची को ही आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। महाराष्ट्री को प्राकृत व्याकरणों ने आदर्श परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। इस प्रकार इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। डॉक्टर हार्नले के अनुसार महाराष्ट्री का अर्थ महान राष्ट्र की भाषा है। महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपुताना तथा मध्य प्रदेश आदि आते हैं। जॉर्ज गेर्शन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्री प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति मानी है। भरत मुनि ने दक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्री के लिए ही किया है। अवंती और वाहलीक ने ये दोनों भाषाएं महाराष्ट्री भाषा में अंतर्भूत हैं। डॉक्टर मनमोहन घोष और डॉक्टर सुकुमार सेन का अभिमत है कि महाराष्ट्री प्राकृत सौरसेनी का ही विकसित रूप है। आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बतलाया है। महाराष्ट्राश्रयाम भाषा प्रकृष्टम प्राकृतम विद्वा सागरा सुक्तिरत्नानाम सेदुवंदान्यन्म याम। महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी गई प्रमुख साहित्य कृतियां निम्नलिखित हैं। राजा हालकृत गाहा सत्सही गाथा सप्तशती प्रवर्षेण कृत रावण बहु सेतु वंध बागपति कृत गौड बहु गौडवध जय वल्लभ कृत बज्जालग और हेमचंद कृत कुमार पाल चरित। सौरसेनी प्राकृत मूलतः सूरसेन या मथुरा के आसपास की बोली थी। मध्य देश की भाषा होने के कारण सौरसेनी का बहुत आदर था। यो मध्य देशम व्यवसति चा कविय भाषा निषणा। डॉक्टर पिशेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ। सौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। आचार्य भरत मुनि ने लिखा भी है, शौरसेनम समाश्रित्य भाषा कार्यतु नाटके। विद्वानों ने सौरसेनी प्राकृत का आधार भिन्न भिन्न बताया है, जो निम्न बताया। बरुचि ने संस्कृत प्रकृति संस्कृतम प्राकृत का आधार संस्कृत बताया है। रामदर्शन ने महाराष्ट्री बताया है। विरच्यते संप्रति सौरसेनी पूर्वे भाषा प्रकृति क्लास्य। पुरुषोत्तम ने संस्कृत तथा महाराष्ट्री दोनों बता दिए। संस्कृतानुगमना बहुलम तथा शेषे महाराष्ट्री। बरुचि ने सौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। प्रकृतिया सौरसेनी प्राकृत प्रकार पैसाची प्राकृत को पैसाचिका ग्राम भाषा भूत वचन भूत भाषित आदि नामों से भी पुकारा जाता है। जॉर्ज गेर्शन ने पैसाची भाषा भाषी लोगों का आदिम वासस्थान उत्तर पश्चिम पंजाब अथवा अफगानिस्तान को माना है तथा इसे दर्द से प्रभावित बताया है। लक्ष्मीधर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ षड भाषा चंद्रिका में राक्षस पिशाच तथा नीच पात्रों के लिए पैसाची भाषा का प्रयोग बतलाया है। रक्ष पिशाच नीचेषु पैसाची द्वितीयम भवेत। मार्कंडे ने प्राकृत सर्वस्व में कैकेयी पैसाची सौरसेन पैसाची और पांचाल पैसाची इन तीनों प्रकार की पैसाची भाषाओं का 3 देशों के आधार पर नामकरण किया है। मागधी प्राकृत मगध देश की भाषा रही है। मार्कंडे ने सौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति बताई है। मागधी सौरसेनी मागधी के शाकाहारी चांडाली और शाबरी ये 3 प्रकार मिलते हैं। मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। भरत मुनि के अनुसार मागधी अंतपुर के नौकरों अश्वपालों आदि की भाषा थी।
अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में जॉर्ज गेशन ने बताया कि यह मध्य देश सूरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश अयोध्या या कोसल की भाषा थी। श्री जुनदा सगणे मेहत्तर 7वीं शताब्दी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ निशीत चूर्णी में अर्धमागधी को मगध देश के अर्ध प्रदेश की भाषा में निबद्ध होने के कारण अर्धमागधी कहा है। मगध विषय भाषा निबद्धम अर्धभागहम। अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है। भगवान महावीर का संपूर्ण धर्मोपदेश इसी भाषा में निबद्ध है। जैनियों ने अर्धमागधी को आर्ष, आरसी, ऋषि भाषा या आदि भाषा नाम से भी अभिहित किया है। डॉक्टर जैकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर महाराष्ट्री नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को चेट, राजपूत या सेठों की भी भाषा बताया है। अब देखते हैं अपभ्रंश या तृतीय प्राकृत। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा भी कहा है। भर्तृहरि के वाक्यपदीयम के अनुसार सर्वप्रथम ब्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों का भ्रंश की संज्ञा दी है। भर्तृहरि ने लिखा है, शब्द संस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुयुच्छते तमपभ्रंशमिच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशिन। व्याडी की पुस्तक का नाम लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह था, जो दुर्भाग्यवश अनुपलब्ध है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया है। भूयाम सोअप शब्दः अल्पयान शब्दा इति एकैकस्य ही शब्दस्य बहवो भ्रंशः। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदयनारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग चंड 6वीं शताब्दी ने अपने प्राकृतिक लक्षण ग्रंथ में किए। न लोपो अपभ्रंशेयोधो रेफस्य। आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 से पहले संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामा ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। संस्कृतम प्राकृतम चान्यद अपभ्रंशम इति त्रिधा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अणा भाषा कहा है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में समस्त वागम्य को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र इन चारों भागों में व्यक्त किया है। तदेतद वागमयम भूया संस्कृत प्राकृतम तथा अपभ्रंशश्च मिश्रञ्चेत्या उशर्या चतुर्विधम। आचार्य दंडी ने काव्यदर्श में अपभ्रंश को आभीर भी कहा है। आभीरादि ग्रथा काव्येष्प भ्रंशा इति स्मृतः। अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट्ठ, पटमंजरी, अवहत्थ, औहट, अवहट आदि नामों से भी पुकारा है। विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश के निम्नलिखित भेद किए हैं: नमी साधु, उपनागर, आभीर और ग्राम्य। मार्कंडे नागर, उपनागर और ब्राह्मण। याकोबी पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। तागरे पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी।
डांबर सिंह पूर्वी और पश्चिमी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना। इनके अनुसार 6वीं से 11वीं शती तक के प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप होगा। जैसे मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश और सौसेनी प्राकृत के बाद सौसेनी अपभ्रंश एवं महाराष्ट्रीय प्राकृत के बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आदि। अपभ्रंश की ध्वनियाँ। डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने अपभ्रंश की ध्वनियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। स्वर ह्रस्व हैं आ ई उ ए ओ औ, दीर्घ आ ई उ ए औ 10 स्वर, कंठ तालु मूर्धन दत्त ओष्ठ अंतस्थ और ऊष्म इस प्रकार दिए हैं। कुल 30 व्यंजन हो गए। अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न है। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के साथ स्वतंत्र प्रसंगों का प्रयोग होने लगा था। अपभ्रंश में 2 वचन, 1 वचन और बहुवचन तथा 2 लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलते हैं। अपभट्ट अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अपभट्ट कहा है। अपभट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिष ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया। तो साथियों, हमने पढ़ा मध्यकालीन आर्य भाषा काल। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।